नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परिदार और आज हम बात करते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया के बारे में। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो लेवी बॉडी प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि हमारा ब्रेन फंक्शनल तरीके से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन रहते हैं ब्रेन के वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स को बोलने में, सोचने समझने में, डेली एक्टिविटी करने में या फिर चलने में समस्या होती है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे इसका रिहैबिलिटेशन किया जाता है और कैसे पेशेंट को मतलब जो सिम्टम्स रहते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है जो जिससे क्या होता है कि याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और आचरण, हमारा बिहेवियर रहता है उसमें धीरे धीरे बदलाव होने लग जाते हैं। इस बीमारी में ब्रेन के कुछ हिस्से रहते हैं जिसको ये असामान्य तरीके से अफेक्ट करता है। जो लेवी बॉडीज रहती है एक तरह का प्रोटीन रहता है जो दिमाग के एरियो में जमा होने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी जो फंक्शनल कैपेसिटी रहती है ब्रेन की वो अफेक्ट होती है। उसकी वजह से क्या है कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के जो रहते हैं वो धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन सामान्यतः देखा जाता है कि 50 प्लस जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि ये कंडीशंस पार्किंसंस डिसीज़ और जो डिमेंशिया रहता है उसमें सिमिलरिटी बनाए रखता है। तो उसको क्या है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के केस में इसको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि लेवी बॉडी डिमेंशिया है या पार्किंसंस है या कॉमन डिमेंशिया है। तो इस कंडीशंस में डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट्स की सारी जानकारी लेना आवश्यक है और एमआरआई, सीटी स्कैन और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी चीज़ें लेना ज़रूरी है। और एक और बात देखी गई है इसमें कि जैसे पार्किंसंस होता है तो उसमें भी ट्रेमलिंग की सिचुएशन होती है, हाथों पैरों में कंपकपाहट या वाइब्रेशन टाइप सिचुएशन बनती है। एक अल्जाइमर की कंडीशन होती है तो उसमें क्या है कि ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, जो लिक्विफाई एरिया रहता है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि इस टाइप के सिम्टम्स उभर के आते हैं। तो ये बीमारियाँ मिलती जुलती रहती हैं। तो इसके बारे में अपने को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के अच्छी तरह से पेशेंट की कंडीशन को समझ के उसके बाद में डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अब इसके लक्षण की बात करें तो क्या है कि लेवी बॉडी डिमेंशिया में कुछ लक्षण पेशेंट में देखी जाती है, जैसे याददाश्त की कमी होना। सबसे पहले बात यही होती है, जैसे बातों को भूल जाना और रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उनमें पेशेंट्स को दिक्कत होती है। बहुत सारी बार अपन पेशेंट को अगर अर्ली असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि वो डेट, आज की डेट, कौन सी डेट है, कौन सा डे है आज का, तो वो भी भूल जाते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाते हैं। तो याददाश्त की कमी इस इनमें पेशेंट्स को देखा जाता है। बहुत सारी बार क्या है कि पेशेंट्स अपने रिश्तेदारों को भी भूलने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और सेकंड थिंग की बात करें इसमें तो सोचने समझने की समस्या होना। पेशेंट्स को क्या है कि ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, कहीं चीज़ पे कंसंट्रेशन करना है तो पेशेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और निर्णय लेने में भी पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि क्या है कि इस कंडीशन के कारण वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी पेशेंट्स के अफेक्ट होते हैं। देखा जाता है तो चलने फिरने में भी पेशेंट को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे शरीर में क्या है कि अकड़न हो जाती है, क्योंकि क्या है कि जो मूवमेंट का जो हिस्सा रहता है ब्रेन का वो अफेक्ट रहता है। तो शरीर में अकड़न रहती है, चलने फिरने में संतुलन बनाने में परेशानी होती है पेशेंट को। और हाथ पैर कांपने की वजह से पार्किंसंस जैसे लक्षण दिखाए जाते हैं। तो उसकी वजह से भी पेशेंट के माइंड में डर बैठा हुआ रहता है। तो उसकी वजह से भी चलने में, संतुलन बनाने में पेशेंट्स को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें दृष्टिभ्रम की सिचुएशन भी बनती है। हेलुसिनेशंस होते हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि कोई पुराना रिश्तेदार हो गया या फिर कोई फ्रेंड्स हो गया। तो वो क्या है कि मेमोरी रिटेंशन की कंडीशन बनती है। तो उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को पुरानी पुरानी चीज़ें याद आती है, पुराने लोग दिखाई देते हैं, पुरानी घटनाएं याद आती हैं। तो ये कंडीशन अक्सर पेशेंट्स में देखी जाती है। और आमतौर पे बहुत सारे पेशेंट्स को जानवर भी दिखाई देते हैं, लोग भी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ उनके साथ में उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो चीज़ें भी पेशेंट को अफ़ेक्ट करती हैं। उनके माइंड में बार-बार वो चीज़ें उनको परेशान करती हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई घटना उनके साथ हुई है तो वो भी मेमोरी में बार-बार आती है। तो ये कंडीशन भी ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा परेशान करती है। अब इसमें बात करें तो पेशेंट को नींद आने में परेशानी होती है। क्या होता है कि जैसे हाथ-पैर चलाना रात में, क्योंकि क्या है कि ब्रेन का एबनॉर्मल तरीके से वर्क करता है। तो नींद में बड़बड़ाते रहते हैं पेशेंट, हाथ-पैर चलाते हैं। बार-बार रात को नींद खुल जाती है, क्योंकि क्या है कंसिस्टेंटली नींद नहीं आती है। तो पेशेंट को नींद में भी ये परेशानी होती है।
इसमें आगे बात करें तो मूड में बार-बार बदलाव होता रहता है पेशेंट को, कभी-कभी पेशेंट का मूड बिल्कुल लो हो जाता है, डिप्रेशन की अवस्था में पेशेंट चला जाता है, बार-बार उसको टेंशन होती है, स्ट्रेस में होता है और चिड़चिड़ापन भी पेशेंट को होता है, कभी-कभी वो पॉजिटिव वे में एक्शन करता है, सारी एक्टिविटी करता है। तो ये अपोज़िट मूड डिफरेंशिएशन होना और कभी-कभी क्या है कि पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ये सिचुएशन पेशेंट को अफ़ेक्ट करती है, कभी एग्रेसिव बिहेवियर भी पेशेंट का हो जाता है फैमिली मेंबर्स के प्रति। तो ये कंडीशंस क्या है कि पेशेंट को अप डाउन करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स के मूड में बार-बार बदलाव होते रहते हैं। लेवी बॉडी नामक प्रोटीन होता है, असामान्य जमाव दिमाग की नसों को नुकसान पहुँचाता है। इसके कारण क्या है कि ब्रेन के हिस्से प्रभावित होती हैं, जो याददाश्त, मूड और जो शरीर के मूवमेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ब्रेन के एरियाज़, तो उनको ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। इलाज की बात करें इसमें तो क्या है कि सबसे पहले देखा जाता है कि ये बीमारी धीरे-धीरे फैलती है। इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, बाकी क्या है कि इसके लक्षणों को जो सिम्पटम्स देखे जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि मरीज़ को और फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसमें ट्रीटमेंट कंसल्टेशन के लिए न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो इसमें विशेषज्ञ रहते हैं। तो उसके साथ-साथ क्या है कि जैसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवाई-गोली चलती है साथ में, उसके साथ में क्या है कि पेशेंट को चलने-फिरने में दिक्कत होती है, तो फिज़ियोथेरेपी भी करवाना आवश्यक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहती है, उसको भी करवाना रहता है और मानसिक अगर लक्षण दिखाई देते हैं, पेशेंट बार-बार डिप्रेशन में चला जाता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी भी पेशेंट की करवाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें करवाना ज़रूरी है। थैंक यू।